बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अन्ना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जुमे का मुबारक दिन है, आप सभी लोगों को जुमा मुबारक। और हमेशा की तरह एक दरख्वास्त, एक इल्तिमास, नमाज जुमा का जब भी एहतमाम करें हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। मुल्क कौम के लिए, सलामती के लिए, सरबुलंदी के लिए खुसूसी तौर पर दुआ करें। अल्लाह ताला हम सबको मुश्किलात से निकाले, हम सब के लिए आसानियाँ अता फरमाए। आज के शो का बाकायदा आगाज, आज का पहला सेगमेंट एक दिन एक नेकी। आज की अच्छी बात सबसे पहले आपके साथ शेयर करेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है, सच्चे ताजिर बनने की कोशिश करना, देखना अपनी तिजारत में झूठ से काम न लेना। सच्चे ताजिर बनने की कोशिश करना, देखना झूठ से इज्तिनाब करना, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सच्चा ताजिर मअन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन, अंबिया के साथ उसका हशर होगा, सिद्दीक़ीन के साथ उसका हशर होगा, व शुहदाई और शुहदा और नेक लोगों के साथ उसका हशर होगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि क़यामत के दिन आपका हशर नेक लोगों के साथ हो, देखना तिजारत के अंदर धोखा ना देना, सच बोलना, सच बोलना, सच बोलना। अल्लाह मुझे भी आपको भी सच बोलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम आमीन। ये थी जी आज की अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं, शामिल कर लेते हैं जी आज की टॉप स्टोरीज। खबरें क्या होंगी आपके साथ जो आज हम शेयर करने वाले हैं। पहली खबर है, मुफ्त बिजली, लेस्को मुलाजिमीन का हेरा फेरी, कंपनी ने हिसाब मांग लिया। हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए, रोटी 12, नान 18 रुपए में फरोख्त। पंजाब में कम आमदन वाले तबके के लिए 2000 रुपए का रिलीफ, हुकूमत 20 अरब रुपए खर्च करेगी। तो टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, खबरों की डिटेल्स क्या हैं डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, इमरान यूनुस और इरफान मलिक साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चले आप? ठीक ठाक। अच्छा जी, पहली खबर की तरफ चलते हैं। खबर है जी लीड जो आज डेली सिटी 42 की है, मुफ्त बिजली, लेस्को मुलाजिमीन का हेर फेर, कंपनी ने हिसाब मांग लिया। फाइनली इसको क्या कहना चाहिए, देर आयत दुरुस्त आयत के खुद मुलाजमीन से भी हिसाब मांगा गया है। हम हमेशा सुनते थे सारिफीन का हिसाब किताब किया जा रहा है, बिजली काटी जा रही है, बिजली चोर पकड़े जा रहे हैं, लेकिन अब इसको क्या कहें, देर आयत दुरुस्त आयत। इमरान भाई आपसे आगाज़ करें। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि अगर हम लेस्को के हवाले से बात करें, उनके पास तो पहले बिजली है ही नहीं, बकौल उनके पास बिजली नहीं है। दूसरा, उनके लाइन लॉसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और हम ये समझते हैं कि ये इदारा जो है ये बेचारा है, क्यों ना इसको फेडरल गवर्नमेंट सुने तो सही ना, उसके पास फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से ना फंड उसके मुताबिक दिए जाते हैं, ना बिजली का प्रॉपर कोटा दिया जाता है, जिसकी वजह से लाइन लॉसेस जो हैं इनके बढ़ते हैं और शहरियों को बिजली नहीं मिलती। अब दूसरी तरफ आप ये देखें कि इस खबर में जैसे शायद सिप्रा ने हकायक जो हैं वो सामने रखे हैं कि चले जो दौरान मुलाजमत जॉब कर रहे हैं वहाँ पर उनको तो फ्री बिजली दे ही रहे हैं, उसमें अफसरान भी हैं, मुलाजमीन हैं। इसके साथ साथ जो रिटायर्ड हो जाते हैं लेस्को के अफसरान और मुलाजमीन, उनको भी फ्री बिजली दी जाती है। मतलब ये तो फिर कल वैसे आमिर भाई ने साफ साफ मुतालबा कर दिया कि बंद की जाए इनको फ्री बिजली करना चाहिए, कम से कम इनको भी एहसास हो कि किस तरह से बिल दिए जाते हैं। लेकिन देखें ना, जो हम कुछ पिछले प्रोग्रामों में डिस्कस कर रहे थे कि इसका सारा बोझ जो है वो किस पे पड़ेगा, आवाम पे ही पड़ेगा ना, कहीं आप सारिफ पे पड़ेगा। जी बिल्कुल, आम सारिफ को पड़ता है। और उसके बाद होता क्या है कि कहीं ओवर चार्जिंग जो है वो की जाती है ना। आज तक लेस्को से बिजली चोरी जो है वो रुक सकी। और माजरत के साथ मैं यहाँ पर लाजमी ये कहना चाहूँगा कि अगर हम लाहौर शहर की
के हवाले से बात करें, यहाँ पर जो बिजली चोरी होती है वो लेस्को मुलाजमीन की मिली भगत के अलावा मुमकिन ही नहीं है। सही कहा आपने। ये कैसे हो सकता है कि आपका जो लाइनमैन है या मीटर रीडर है उसको ना पता हो कि किस मीटर से बिजली जो है वो चोरी हो रही है? वो जो है उसमें इन्वॉल्व होते हैं, इस वजह से बिजली जो है वो चोरी भी होती है और बाकी सारे मामला भी होते हैं। लेकिन जब तक आप इस चीज़ों को कंट्रोल नहीं करेंगे, ना आप अपना रेवेन्यू जो है वो बेहतर कर पाएंगे और ना ही जो लाइन लॉसेज है उनमें कमी हो सकेगी। जी हम बिजली है ही नहीं। अच्छा जी, यहाँ पे वाज़े तौर पे शायद सिप्रा साहब ने लिखा है कि मुफ्त सहूलत की आड़ में अहलकार बिजली का ज़िया करने लगे हैं, और हम जैसे आम सारिफ क्या कर रहे होते हैं, जिनको ये होता है कि जी बिल आने हैं तो हमने अपने एक्स्ट्रा लाइट पंखे जो हैं एक लाइट जलाएं, जहाँ बैठना है वही लाइट जलाएं, सिर्फ रात के टाइम करना है, और यहाँ पर मुफ्त बिजली की आड़ में ज़िया किया जा रहा है। अना मैं तो इसमें कहूँगा कि वो 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, ये तो वो लोग इनके साथ ये सही माले मुफ्त दिले बेरहम है। ऐसे ही है। देखें कि एक ये क्या तरीका हुआ कि लेस्को मुलाजमीन जो हैं और रिटायर्ड मुलाजमीन जो हैं उनको आप मुफ्त बिजली दे रहे हैं, अवाम के पास बिजली नहीं है और इनको मुफ्त बिजली दी जा रही है। एक तरफ लेस्को ये कहता है कि हमारे अखराजात पूरे नहीं होते, दूसरी जानिब इस तरह की शाहाना अखराजात और शाहाना शाखर्चियाँ, ये वाकई एक नाइंसाफ़ी है। और अब इसको अगर फ़ैसला जो किया गया है, इसकी अभी फ़ैसले से मुराद ये है कि अभी इसकी डिटेल्स मांगी गई हैं, इसके ऊपर अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ कि हमने इनकी बिजली बंद करनी है, इनसे पैसे लेने हैं, क्या करना है। अभी तो सिर्फ महकमा जो कमर्शल है उसकी जानिब से ये कहा गया है कि इनकी डिटेल्स हमें फ़राहम की जाए कि कितने जो मुलाजमीन हैं या रिटायर्ड मुलाजमीन हैं वो इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर रहे हैं। इसमें आपको बताएं कि तमाम जो मुलाजमीन हैं लेस्को के या किसी भी इलेक्ट्रिक कंपनी के मुलाजमीन हैं उनको फ्री बिजली दी जाती है, और ये सिर्फ लेस्को में होता है। इसके अलावा आपको किसी और डिपार्टमेंट में ऐसा नज़र नहीं आएगा कि उस मुलाजिम के, उस महकमे के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको इस तरह की, अब पेट्रोलियम वाले हैं जो पेट्रोलियम महकमा पेट्रोलियम के मुलाजमीन हैं वो कहें कि हमें पेट्रोल जो है वो फ्री दिया जाए। हाँ। इसी तरह अगर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हैं वो कहें हमें ट्रांसपोर्ट फ्री दी जाए। इस तरह तो ये बंदर बांट जो है वो चलती रहेगी। इस मामले को रोकने की ज़रूरत है कि आप एक तरफ कहते हैं कि हमारे अखराजात पूरे नहीं हो रहे, दूसरी जानिब इस तरह की। ये तो इरफान साहब, चले हम खबर का एक हिस्सा डिस्कस कर रहे हैं ना कि बिजली का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि कंपनी ने हिसाब मांग लिया है। ये जो कंपनी ने हिसाब मांगा है, मुझे कुछ इसका हिसाब किताब बता दे, क्या होगा कंपनी ने जो हिसाब मांगा? इसका हिसाब यही होगा कि कहेंगे नहीं, आपको अगर हम 500 यूनिट दे रहे थे तो अब हम 450 यूनिट कर रहे हैं। इसके हिसाब में यही होगा, क्योंकि कंपनी जिन्होंने ये जो हेराफेरी कर रहे थे, बिजली का ज़िया कर रहे थे, इनसे कंपनी किस तरह से हिसाब लेगी? इनकी पकड़ होगी? मुझे नहीं लगता। देखें, ये कोई आज की बात नहीं है कि तमाम जो लेस्को के मुलाजमीन हैं या दीगर इलेक्ट्रिक कंपनीज़ के मुलाजमीन हैं वो मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं और उसका बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। आपके एरिया में अगर किसी जगह के ऊपर कोई लेस्को का जो एक छोटे से छोटा मुलाजिम भी रह रहा है तो उसके घर में भी आप देखिएगा कि किस तरह बिजली का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है। 3-3 4-4 विंडो एसी जो है इस्तेमाल कर रहे होंगे इस दौर में, जहाँ पे लोग पंखा नहीं चला रहे वहाँ पे वो विंडो चल रहे होते हैं। और इरफान, इसमें जो लेस्को का कमर्शियल सेल है उसने सिर्फ ये फ्री यूनिट्स की मद में जो अदायगी हो रही है उसका रिकॉर्ड मांगा है, उसने ये नहीं कहा कि कौन कितनी बिजली यूज़ कर रहा है। अब मुझे ये बताएं कि इस लेस्को का जो ये कमर्शियल विंग है वो ये रिपोर्ट मांग रहा है, जो लेस्को चीफ हैं या बाकी जो हायर अथॉरिटीज़ हैं लेस्को की, क्या उन्हें नज़र नहीं आ रहा? उन्हें भी ये फ्री यूनिट्स, फ्री बिजली, पहले तो इन्हें ये होना चाहिए कि जो इस इदारे में नहीं है, भाई आप उनको फ्री बिजली क्यों दे रहे हैं, वट वो अफसरान है या मुलाजमीन है, पहले तो आप उस चीज़ को बंद करें। उसके बाद फिर अगर आपने यहाँ पर मेरे ख्याल से 500 यूनिट से ज़्यादा यूनिट जो है ये फ्री दे रहे हैं, इनको मतलब ख्याल करना चाहिए। यहाँ 50% दे दें, 40% दे दें, 30% जो है वो कम से कम देना चाहिए। बिल्कुल आप इस तरह तो मत करें ना, बिल्कुल सैलरीज मिल रही है। बाकी तो खबर का एक हिस्सा है, साथ ही हमारी लीड के साथ ही खबर छपी है जी, लोड शेडिंग का जिन बेकाबू है, कई इलाकों में बिजली की 10 घंटे तक बंदिश है। यहाँ पर एक तरफ हम देख रहे हैं कि माले मुफ्त दिले बेरहम की ज़बरदस्त मिसाल आपके साथ शेयर कर दी है। कंपनी मुलाजमीन किस तरह से मौजे कर रहे हैं, और ये जो हिसाब किताब मांगा गया है ये सिर्फ कागजों की हद तक महदूद रहेगा, किसी का हिसाब किताब नहीं होने वाला। हिसाब किताब होगा आम सारिफ का, जिसने 10 घंटे की लोड शेडिंग भी बर्दाश्त करनी है, जिसने भारी भरकम बिल भी देना है, और फिर अगर किसी इलाके में बिजली चोरी हो रही है तो पूरे के पूरे इलाके को वहाँ पर जो है वो ज़्यादा बिल देना पड़ेगा, पूरा इलाका उसकी जो है वो लपेट में आ जाएगा। लेस्को को 500 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर ने लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का कोटा बढ़ा दिया है। बावजूद इसके
हर 1 घंटे के बाद 1 घंटा लोड शेडिंग हो रही है। आपके इलाके में भी ऐसे? बिल्कुल, पूरे शहर में यही सूरत हाल। अब आप ये देखें, ये 500 से 600 जो शॉर्टफॉल आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? इन्हीं वजूहात की बिना पर आ रहा है। या तो आपके पास अंधी बिजली जो है वो आपको मिल रही है कि बिजली आ ही जा रही है, फिर आप जो है वो फ्री बांटते रहें, चले जी महकमे में जो है वो बिजली बांटते रहे। जब एक तरफ आपके शहर में ये सूरत हाल है कि 12-12 घंटे 10-10 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो आम सारिफ को हो रही है, और उस सारिफ को हो रही है जिसने हर महीने आपको बिल देना है, जिसने आपको टैक्सेस देने हैं, जिसने आपको हर किस्म का टैक्स जो है वो देना, वट एवर उसने मीटर लगवाना है, मीटर कटेगा, उसके बाद भी उसने पे करना है। वो भाई उसको तो कम से कम बिजली आप फराहम करें ना। जो सिर्फ अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, और जिस तरह इरफान ने बताया कि वो सैलरी भी ले रहे हैं और बाकी दीगर मराहत भी ले रहे हैं, उनको भी आप बिजली जो है वो फ्री दे रहे हैं। हाँ। जब तक आप ऐसी सूरत हाल को कंट्रोल नहीं करेंगे, आपका जो ये शॉर्टफॉल है ये तो फिर बढ़ता ही चला जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, हम बार बार कहते हैं, हमारे रिपोर्टर भी तजावीज़ देते हैं, इरफान साहब ने तो सोलर अपने घर में लगवाया भी हुआ है, तो सब लोग कह रहे हैं कि जी आप सोलर की तरफ आ जाएं। यहाँ पर ताजिर बिरादरी ने भी तजवीज़ ये दी है कि बिजली बहरान से निपटने के लिए हुकूमत सोलर एनर्जी को फरोग दे। इतने सारे पैसे कहाँ से लाएं? आप मुझे ये बता दें, आपने तो आजकल ही सोलर लगवाया, काफी देर हो गई काफी है अरसा ना? पहले अब जिन्होंने लगवाना है कहाँ से लाएं? 5 लाख से कम तो सोलर है ना। नहीं। देखें इसमें ताजर बरादरी का जो मुतालबा है ये बिल्कुल मैं समझता हूँ जायज़ है, क्योंकि बिजली इनसे पूरी नहीं होनी गवर्नमेंट से, कि गवर्नमेंट आप सोचे कि गवर्नमेंट आपको बिजली पूरी करके दे और यहाँ पे ज़ीरो जो है वो लोड शेडिंग हो जाए। ये मामलात होने को नहीं, क्योंकि हम अक्सर शायद सिप्रा से बात करते हैं कि अगर क्या हमारा सिस्टम इस काबिल है कि हम यहाँ पे 24 घंटे बिजली की सप्लाई जो है वो आ सके, तो उसका साफ जवाब है कि हमारा सिस्टम ही इस काबिल नहीं है कि इस पर 24 घंटे जो है वो बिजली की सप्लाई दी जा सके। और कई इलाकों में इस वजह से जो है वो कर दी जाती है, बिजली लोड शेडिंग कर दी जाती है, क्योंकि वहाँ पे सिस्टम जो है वो हीट कर जाता है, उसको ट्रिपिंग होना शुरू हो जाती है, उसको कूल करने के लिए, उसको ठंडा करने के लिए वहाँ पे बिजली बंद कर दी जाती है। जब इस तरह के हालात होंगे तो उसमें आप सोच सकते हैं कि इतने सालों से जो इशू है, यहाँ पे असल इशू ये है कि जब से कोई भी गवर्नमेंट आती है तो वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करती कि हमने अगले 50 साल के अंदर क्या प्लानिंग करनी है। जो भी गवर्नमेंट आएगी वो सोचेगी हमने 1.5 साल में, 3 साल में, हमने 5 साल के लिए क्या प्लान करना है, लोगों को हमने किस तरह बेवकूफ़ बनाना है, लोगों को हमने किस तरह अपने शिकंजे में लेके आना है कि उनसे पैसे जेबों से निकलवाने हैं। कभी हमने देखे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर था जब हमने ये सुना था कि हम IPPs को पाकिस्तान लेके आ रहे हैं जो यहाँ पे आके बिजली प्रोड्यूस करेंगे, और वो लोग IPPs आई भी यहाँ पे, लेकिन उसके बाद हमने कोई नए पावर प्रोजेक्ट जो हैं वो नहीं देखे, जिसकी वजह से हमें बिजली का जो है इस्तेमाल वो आप देखिए रोज़ ब रोज़ बढ़ता जाता है। आप रोज़ खबरें पढ़ती हैं कि लेस्को की जानिब से 4000 मेगावाट की डिमांड कर ली गई इतनी, और उसके साथ साथ उन्होंने डिमांड में भी इजाफा करते जाते हैं। लेस्को कंट्रोल कंपनियों से हमेशा रोज़ाना की बुनियाद के जब बिजली के साथ साथ गर्मी की शिद्दत बढ़ती रहती है तो बिजली की जो खपत है वो भी बढ़ती रहती है। उसको कंट्रोल करने के लिए आवाम को और सहूलत देने के लिए अगर कुछ ये गवर्नमेंट करना चाहती है तो सोलर जो हैं इसके ऊपर आपको आना पड़ेगा। देखिए पूरी दुनिया इसके ऊपर शिफ्ट होती जा रही है, पूरी दुनिया आउटसोर्स कर रही है इन चीज़ों को कि कंपनीज आए इसमें। आपने तो बड़े आराम से कह दिया कि सोलर की तरफ आना पड़ेगा, लेकिन कैसे आए इतनी मैं यही बात कर रहा हूँ कि आप ऐसे प्रोजेक्ट लगाएं कि या तो यहाँ पाकिस्तान में इसका सोलर की प्रोडक्शन हो, या अगर आप पाकिस्तान में नहीं हो रही सोलर की प्रोडक्शन, आप चाइना से मंगवा रहे हैं या किसी और कंट्री से मंगवा रहे हैं, तो उसके ऊपर टैक्सेस जो हैं उसके अंदर कमी की जाए। गवर्नमेंट ने एक प्लान जो है वो भी इंट्रोड्यूस करवाया था। ये सब्सिडी वाली मैं बात करने लगा हूँ कि गवर्नमेंट ने एक प्लान जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था कि बैंकों को ये कहा गया था कि वो आम शहरियों को सोलर जो है उसकी मद में जो है वो फैसिलिटेट करें, और शहरी जो है वो इंस्टॉलमेंट में सोलर जो है वो खरीदेंगे। वो सिर्फ कुछ दिन या कुछ महीनों के लिए वो प्रोजेक्ट जो है वो चला, उसके बाद बैंकों ने कहा कि हर शहरी जो है वो सोलर ले, उन्होंने रोक दिया। हालांकि ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की थी, जैसा इरफान ने बात की कि गवर्नमेंट जो है लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो है ना वो अपनानी चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो करनी चाहिए जो इनके पास नहीं होती। अब ये जो मैं आपको यहाँ पर एक और सूरत हाल बताता हूँ कि एक लेस्को के ऑफिसर से हमारी बात हो रही थी, चूँकि मैं बात इस वजह से हो रही थी कि हमारे एरिया में, मेरी अपनी गली में 15 दिन में 2 ट्रांसफार्मर जले हैं। क्यों? हीट की वजह से, गर्मी की वजह से और लोड की वजह से। और उसमें क्या था, जब ट्रांसफार्मर जलता है उसके बाद आप भूल जाएं कि आप 18 से 19 घंटे आपके इलाके में, गली में, घर में बिजली आएगी। अच्छा, इस हवाले से हमारी बात हुई तो उन्होंने हमें पता क्या बताया, उन्होंने कहा भाई ये जो सूरत हाल चल रही है ना अभी, आपको ऐसी ही लोड शेडिंग मौसम सरमा में बर्दाश्त करनी पड़ेगी।
वो हम देख रहे हैं ना, गैस की लोड शेडिंग मौसम गर्मा में भी हो रही है, तो ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहना। हम इरफान यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, अगली खबर की तरफ भी आना है। खैर, ये मौजूदा सूरत हाल जब तक गर्मी का मौसम है तब तक तो बिल्कुल नहीं बदलने वाली, और जैसा कि इमरान भाई ने कहा है कि ये आपको सर्दियों में भी यही सूरत हाल, सर्दियों में कहा जाता है कि जी मेंटेनेंस की मद में आपकी बिजली बंद की गई है, तो ये मेंटेनेंस कितनी हद तक होती है देख ही रहे हैं कि अगर मेंटेनेंस हुई होती, काम हुआ होता, तो अभी इस तरह से लोड शेडिंग का सामना ना होता। ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए गए, रोटी 12, नान 18 रुपए में फरोख्त। मतलब आई डोंट नो कि इस तरह की चीज़ें भी कभी खबरों की जीनत बनी थी कि रोटी और नान की कीमत क्या होगी। मतलब आटा आपको सस्ता मिलता था और रोटी नान की कीमत आई डोंट नो, मैंने कभी नहीं देखा कि अखबार में आपके ये खबरें आ रही हैं या टीवी पे ये खबर डिस्कस हो रही है कि रोटी की कीमत ये होगी, नान की कीमत ये होगी। लेकिन ये गुज़श्ता 2-3 सालों से जो हम देख रहे हैं, मुसलसल दावे किए जा रहे हैं, आटा आपके पास वाफिर मिकदार में है लेकिन बहरान भी साथ साथ चल रहा है। समझ नहीं आ रही है क्या मंतक चल रही है। इरफान, आपसे आगाज़ कर लेते, क्या कहेंगे ना इस खबर के मुताबिक? तो अभी देखिए कि रोटी और की 12 और नान की कीमत 18 रुपये है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर बिजली और गैस की कीमतें कम ना की गई तो 25 जो जून है इसके बाद ये नान जो है 20 का और सादा रोटी 15 रुपए की बेची जाएगी। ये नान भाई एसोसिएशन की जानिब से ये थ्रेट भी किया गया है और अपना मुतालबा भी रखा गया है कि गैस और बिजली की कीमतें कम करें। आप देखें कि इस वक्त जो मार्केट में जो चल रहा है वो रोटी ऑलरेडी आपको 10-12 रुपए की फ़रोख्त हो रही है। कुछ दिन पहले नान भाई का और DC लाहौर के दरमियान जो है काफ़ी दिनों से ये चल रही थी कि हम इसके ऊपर निगोशिएशन करें। हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा था कि नान भाई एसोसिएशन को हम जो सब्सिडाइज आटा है उसकी फराहमी करेंगे, लेकिन उनका कहना था कि आप सब्सिडाइज आटा तो हमें दे देंगे लेकिन जो बिजली और गैस की कीमतें हैं इसके मुतालिक क्या इकदाम किए जाएंगे। तो इसका हुकूमत के पास जो ज़िला इंतज़ामिया है उसके पास कोई जवाब नहीं था, और उसी बिना के ऊपर जो परसों की जो डेवलपमेंट थी उसके अंदर रोटी जो थी वो 10 रुपए की फ़ाइनल की गई थी और नान जो था वो 15 रुपए का सादा नान और 18 रुपए का जो कुलचा था इसको डिसाइड किया गया था। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो अब कीमतें मज़ीद बढ़ा दी और अब देखिए रोटी 12 रुपए की कर दी गई सादा रोटी, और नान जो है वो सादा नान 18 रुपए का, यानी कि अगर कुलचे वाला। कल आमिर भाई ने बड़ी ज़बरदस्त बात ये बताई है कि 20 रुपए एक नान के लिए अगर दें तो वो कहते हैं 2 रुपए टूटे हुए नहीं है। मतलब आपको 20 रुपए में वो नान पड़ जाता है, 18 रुपए की कीमत। और एक्चुअली ऐसा होता भी है, सीरियसली बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं। लेकिन ये जो कार्रवाई की जा रही है DC साहब की जानिब से, मुझे सिर्फ ये बता दें, मुझे अब ये जो रीजंस नान भाई एसोसिएशन की तरफ से आ रही है ना, सबसे पहले बिजली और गैस की कीमत के हवाले से, फिर जब गैस भी चली जाती है तो फिर उन्होंने कारोबार किस तरह करना है। अभी कह रहे थे कि आपका एक स्पेसिफिक टाइम है, 9-9:30 बजे के बाद गैस चली जाती है और इन लोगों के काम तो रात लेट तक भी चलते हैं, तो कैसे ये अपना काम करेंगे? अना देखिए, मैंने अपने घर में कुछ जानवर और परिंदे रखे हुए हैं जिनके लिए मैं डेली बेसिस पे रोटी जो है वो तंदूर से लेकर यूज़ करता हूँ। ये 12 और 10 में जो आपको रोटी मिल रही है, आप यकीन जाने कभी आप इसकी क्वालिटी चेक करें ना, गुस्सा आता है कि अकड़ी हुई रोटी आपको मिलती है। ग्राम कितना पेड़ा 100 ग्राम की तो होती नहीं ना, वो तो आप छोड़ दे, आप हैरान होते हैं। मैं डेली उन्हें कहता हूँ यार खुदा का खौफ खाए, अल्लाह को जान देनी है आपने, ये सूरत हाल है रोटी की। अच्छा, इसमें अगर बात की जाए, जिस तरह बातें सारी इरफान ने जो है वो बताई नान भाई एसोसिएशन की, उनकी जो उनका उज़र है या उनकी तकलीफ है या जो उनके मुतालबात है वो अपनी जगह। दूसरी तरफ अगर आप बात करें सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की, उनके मजिस्ट्रेट जो है उन्होंने बेचारों ने कार्रवाई करनी है, ठीक है। हालांकि पूरे शहर में सरकारी कीमतों का इतलाक कहीं भी नहीं होता, चाहे वो शीर खवार है जहाँ पर दूध और दही बिकता है उसको ले ले, आटा चीनी दालें सब्जी, कहीं भी आपको सरकारी कीमत जो है ना उस पर अमल दरामद नज़र नहीं आएगा, वो भी अपनी जगह है। अब बात यहाँ पर जो मैं करूँगा वो ये है कि हुकूमत जो है, हुकूमत की मैं बात करूं, जो हमारे वज़ीर आला पंजाब, जब साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ जब थे, तब आप यकीन जाने ये सारी चीज़ें बहुत बेहतर होती थी। अब आपने उनको मेरे ख्याल से को बहुत बड़ा ओहदा दे दिया है, फेडरल गवर्नमेंट में PM-शिप दे दिया, उनसे वो चीज़ें मैनेज नहीं हो रही। मौजूदा हुकूमत जो है जब ये अपोजिशन में थी तो इनके पास बड़े बड़े दिमाग जो है वो थे जो मईशत को बेहतरी की तरफ ले जाने के हवाले से बातें करते थे, लेकिन हुकूमत में आने के बाद वो नायाब हीरे पता नहीं कहाँ गुम हो गए हैं। आप यकीन जाने कि जो इन चीज़ों को प्लान कर सके, ये बेसिक नीड है। देखिए, आटा चीनी दाल
ये तमाम चीज़ें जो है ये रोज़मर्रा के इस्तेमाल की हैं। मैंने तो कहा है कि कोई बिजली, गोश्त पानी, नहीं खाएगा, गैस, कोई सब्जी नहीं, आटा बेसिक जरूरत है। अच्छा, मैं यहाँ पे ये भी खबर शामिल कर लेती हूँ। कल आसिम रजा साहब हमारे गेस्ट थे और उन्होंने ये कहा कि जी आटे का बहरान नहीं है, उनके जो मुतालबात थे वो मान लिए गए हैं, 1 रोज़ की हड़ताल ख़त्म कर दिया है। अब सब्सिडी पे लोग आटे की तलाश कर रहे हैं, बहरान जारी है। 2 रोज़ा हड़ताल के बाद शहर की ओपन मार्केट में आटे की बदतरीन किल्लत है। 4 लाख से ज़ायद आटे के थैलों का शॉर्टफॉल है। कल उन्होंने दावा ये किया कि आटा तो कहीं पर भी शॉर्टफॉल नहीं है। तो मुझे सिर्फ ये बता दें, ये जो हम खबरें इकट्ठी करके लाते हैं, जिन इलाकों में हम जाते हैं, वहाँ से इरफान क्यों हमें ये मालूमात मिलती है? ना इसके साथ साथ डीसी लाहौर डेली बेसिस के ऊपर ना एक प्रेस रिलीज अपनी वो ट्विटर के ऊपर इशू करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि ये शॉप्स हैं, ये वो इलाके हैं जहाँ से आपको सब्सिडाइज आटा मिल जाता है। डीसी लाहौर ही अगर उन इलाकों में चले जाएं और शाम के वक्त जाके उनसे कहें कि हमें आटा दें, तो अगर वहाँ से आटा मिल जाए तो डीसी लाहौर जो है मैं समझूंगा बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, क्योंकि जिन इलाकों की वो अपना उसकी तशहीर कर रहे होते हैं, उन इलाकों में ही, उन शॉप्स के अंदर ही वहाँ पे आटा नहीं मिल रहा होता, क्योंकि वहाँ पे कहा जाता है कि आटा तो ख़त्म हो गया जी। 12 बजे से पहले अगर वो लोग वहाँ पे जाते हैं, और ये प्रैक्टिकली मैंने कई लोगों से इस हवाले से बात की और उनसे पूछा कि भाई वहाँ पे आटा मिलता है। इस तमाम सिचुएशन में ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके जो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, इनकी पकड़ कैसे होगी? इन पे चेक एंड बैलेंस कौन रखेगा? चेक एंड बैलेंस जिन्होंने करना है वो आपको बताया, वो ट्वीट कर रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर। वो डेली बेसिस के ऊपर अपनी तस्वीरें उतरवा के प्रेस रिलीज भेज रहे हैं कि हमने फ़लाँ एरिया चेक किया, वहाँ पे भी आटा दस्तयाब था, हमने फ़लाँ एरिया चेक किया, वहाँ पे भी कीमतें जो हैं वो हुकूमती नरखों के मुताबिक बिक रही हैं। वो सिर्फ फ़ोटो सेशन के लिए चीज़ें ठीक हैं, जिन्होंने ये काम करना है वो ये काम अपना सिर्फ फ़ोटो सेशन करवा रहे हैं, जो काम उनका है वो शायद नहीं कर पा रहे। और इसी वजह से हर जगह के ऊपर लोगों को यही शिकायत है कि किसी जगह पे आटा महंगा मिल रहा है, किसी जगह पे दूध दही महंगा मिल रहा है, किसी जगह के ऊपर आपको दालचीनी महंगी मिल रही है। और इसके ऊपर कंट्रोल जो है जिस हुकूमत ने करना था, वो हुकूमत शायद सिर्फ फोटो सेशन के ऊपर। हुकूमत को आप छोड़ें, देखिए मिडल मैन का किरदार जो है ना, कोई भी जो गवर्नमेंट आती है ना, वो यही कहती है कि हम मिडल मैन का किरदार खत्म करेंगे। और जब तक ये लोग दरमियान में रहेंगे, मिडल मैन रहेगा, चीजें जो है वो इसी तरह चलती रहेंगी। मिडल मैन का किरदार कोई भी गवर्नमेंट जो है वो खत्म नहीं कर पाई। आप पीटीआई गवर्नमेंट को देख लें, जब वो थी उसने इक़्तिदार में आने से पहले ये कहा कि हम जो निचला तबका है उसको रिलीफ देंगे। उसने क्या किया वो सबके सामने है। अब ये गवर्नमेंट आई, इसने जो किया ये भी सबके सामने है। पानी पी लेते हैं, इसलिए मिलेगा हमें भी। खैर नाज़रीन, ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद फिर एक बार से रिलीफ की बात हो रही है कम आमदन वाले तबके के लिए, और रिलीफ 2000 रुपये। अब ये 2000 रुपये से क्या होगा? आई डोंट नो कि 2000 रुपये आज के टाइम में कितनी अमाउंट समझी जा रही है। इस 2000 रुपये में आपका मेरे ख्याल से घर में एक दिन का बजट किसी का मुश्किल से चलता है, जिसकी बड़ी फैमिली है। तो पता नहीं ये 2000 रुपये वाली मंतक क्या है। खैर, इसकी डिटेल्स की तरफ आएंगे। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। खुशामदीद, आपको एक बार फिर से कहेंगे। हुकूमत जी 20 अरब रुपए खर्च करने जा रही है। पंजाब में कम आमदन वाले तबके के लिए 2000 रुपए का रिलीफ मिलेगा। कम आमदन वाले तबके के लिए हम लोगों का शुमार है या नहीं है? के साथ इसमें है ना 9 लीटर पेट्रोल नहीं आता, 2000 में हमने क्या करना है। अच्छा, अब ये देखिए, कम से कम ये साबका गवर्नमेंट को ही फॉलो कर लेते तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर होता। मैं ये सबके सामने है कि साबका गवर्नमेंट ने पहले 12000 रुपये जो है वो रखे थे और निचले तबके के लिए, जिसको बढ़ा के उन्होंने आई थिंक 16000 कर दिया था। कम से कम आप उसकी तकलीद में ही शुरू हो जाते। मुझे समझ नहीं लग रही कि 2000 रुपये में किस तरह आप 2000 में क्या खरीदेगा? 4 किलो घी नहीं आएगा। बताएं ना, 2000 में गरीब आदमी क्या करेगा? राशन डालना है ना वो बिजली का बिल पे कर सकेगा। वो बेचारा मुश्किल से एक दिन की रोटी ही खा सकेगा 2000 में, जो सूरत हाल है। अब मुझे नहीं समझ लग रही कि इन्होंने सब्सिडी तो बता दी कि हमने जी को 20 अरब या कितने अरब जो है वो रखी है, और ये 2000 रुपए भी जिसको मिल जाएंगे ना, मेरे ख्याल से ये भी आसानी से मिलेंगे कैसे? ये एक बड़ा सवाल है, लाइनों में लग के। ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है। अब देखिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो कार्ड शुरू किया था, बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड, वो पैटर्न जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी नाम ये नहीं था, उसको अडॉप्ट किया, नाम चेंज कर दिया, नाम चेंज कर दिया गया, उसको अडॉप्ट किया, उसको लेकर चलते रहे, अपना नाम देना शुरू कर दिया। इनको भी चाहिए वो पैटर्न जो है उसको फॉलो करें। वो ज़बरदस्त पैटर्न था।
लोगों को बाइज्जत तरीके के साथ उनके अकाउंट्स के अंदर वो पैसे ट्रांसफ़र किए जाते थे। अब 2000 रुपये जो दिए जाएंगे आम आदमी के, जिसके बारे में कहा जा रहा है, और उसका रिलीफ जो है 20 अरब रुपये खर्च करेंगे, जिसके लिए पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी इसकी मॉनिटरिंग करेगी। और इसमें आपको बताएं कि ये जो अथॉरिटी है, इसका अपना जो है वो करोड़ों रुपए का बजट होगा। अच्छा। जो इसने खर्च करना है सिर्फ इस बात के ऊपर कि हमने इन लोगों को चेक एंड बैलेंस रखना है, हमने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन 2000 रुपये की कैसे। अब 2000 रुपये की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अथॉरिटी इसकी मॉनिटरिंग करेगी और उसका करोड़ों रुपए का बजट माजरत के साथ होना पता है क्या है, होना पता है क्या, ये स्कैम निकलेगा। जब आप कहीं भी पैसों की इन्वॉल्वमेंट करते हैं ना, तकसीम करते हैं, और उसके बाद होता क्या है, फिर आपको ऐसी चीजें निकलेंगी कि जी वो असल जो तबका है, 2000 रुपया वाला, उस तक ये नहीं 2000 रुपया किसी ब्यूरोक्रेट को दिया जा रहा था, ये 2000 20 अरब जो है, को दिया जा 20 अरब अगर आप 2-2 हज़ार करके या 1-1 हज़ार करके या 3-3 हज़ार करके अकाउंट में मुंतकिल करने की बजाय खुदारा आप सब्सिडी दे दो, वहीं पे दे दो, यूटिलिटी स्टोर्स पे दे दो चीज़ों पे। यूटिलिटी स्टोर की अब मैं आपको सूरत हाल बताऊं, 3-4 दिन पहले मैंने ऐसे ही गाड़ी पार्क की यूटिलिटी स्टोर के बाहर, तो लोग जो है ना वो आपस में झगड़ रहे थे। मैंने वजह पूछी, एक साहब वहाँ खड़े थे, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा भाई यहाँ पे ना हमें सब्सिडाइज घी मिलता था 260 रुपये का, वो उसके बाद इन्होंने क्या किया 360 में देना शुरू कर दिया, और अब 360 वाला घी इन्होंने ख़त्म करके, अच्छा उस शहरी ने ना बाकायदा इल्ज़ाम लगाया, मैं अब ये कहूँ कि मेरी आंखों के सामने नहीं हुआ, उसने कहा भाई अब कर क्या रहे हैं, 360 वाला घी यहाँ से उठा के, कहता मैं आपको शॉप्स बता सकता हूँ जहाँ पे ये 450 का घी दे रहे हैं, और वो शॉप वाला क्या कर रहा है, वो आगे 520-530 का घी बेच रहा है। तो ये सूरत हाल हो रही है। मतलब यूटिलिटी स्टोर पे चीजें हैं ही नहीं। हाँ। मतलब गवर्नमेंट को ये चीजें नजर नहीं आ रही, उन्हें ये नजर आ रहा है कि कैसे हमारी वाह वाह हो सकती है। ये इसीलिए तो इनको शोबाज शरीफ जो है वो कहा जाता था, और वो काम जो इन्होंने फिर करने शुरू कर दिए हैं। कोई लॉजिक ही नहीं है कि 2000 रुपये आप कम आमदन वाले लोगों को देंगे। भाई खुदारा आप इन्फ्लेशन रेट जो है उसको बेहतर करें, महंगाई को कम करें, अशिया खुरोनो जो है उनकी कीमतें नीचे लाएं। होगा अभी तक तो लोग इंतजार ही कर रहे हैं। खैर मेरे पास एक और खबर है, मैं वो शेयर कर लेती हूँ। जी मुलाजिम दम तोड़ गया, वक्त कम है। ये चीजें जो हमारे यहाँ ग्राउंड रियलिटीज हैं, ये इस चीज को हवा दे रही हैं। उधार वापस ना करने पर ताजिर ने तशद्दुद किया, यानी हालात यहाँ तक आ गए हैं। लोग इस कदर मुश्किलात का शिकार हो गए हैं कि मारपीट से आगे तक बात जा रही है, और तशद्दुद किस तरह से किया गया। इरफान, लोगों की बर्दाश्त खत्म हो गई है, अदम बर्दाश्त बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आप सड़क के ऊपर कोई 1 मिनट के लिए अगर आप सिग्नल के ऊपर खड़े होते हैं, वहाँ पे अगर आपकी गाड़ी बंद हो गई है तो पीछे से लोगों का रिएक्शन देखने वाला होगा कि वो किस तरह हॉर्न मारेंगे, किस तरह करेंगे कि आप खड़े क्यों होंगे। लोगों के अंदर अदम बर्दाश्त की वजह जो है, ख़त्म होने की वजह, ये हमारे माशी मसाइल हैं। जब लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं होंगे, जब उनके पास बिजली के बिल देने के पैसे नहीं होंगे, स्कूलों की फीसों के नहीं होंगे, हमारा जो सिस्टम है ये पूरे का पूरा जो है इस वक्त ठप हो गया। आज की एक अफसोसनाक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आज सुबह के वक्त टकसाली का इलाका, जो दाता दरबार का इलाका है, वहाँ पे एक भाई ने अपने 2 बड़े भाइयों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। और वजूहात क्या है, एक छोटा सा मकान है, उस प्रॉपर्टी का इशू है जिसकी बिना के ऊपर उसको कत्ल कर दिया गया। अगर 5 साल का रिकॉर्ड देखा जाए ना, लाहौर में, सिर्फ मैं लाहौर के रिकॉर्ड की बात करूंगा, इसमें देखा जाए तो 21% जो कत्ल हुए हैं वो सिर्फ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के ऊपर हुए हैं। तो ये अदम बर्दाश्त, वक्त बहुत कम है। थैंक यू सो मच। तो ये हालात आप देख रहे हैं कि किस तरफ जा रहे हैं। तो बस हम बार बार यही कहते हैं कि अल्लाह ताला से उम्मीद लगाएं, बेहतरी अल्लाह ताला लेकर आ सकते हैं। थैंक यू सो मच इमरान भाई, इरफान, आपके वक्त का भी शुक्रिया। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, आप हेडलाइंस जानिएगा, शो में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। तो आज से कुछ दिन पहले ये ट्रेलर हम आपको दिखा चुके हैं अपने सेगमेंट बिग स्क्रीन में, और तब हमने कहा था कि ये मूवी रिलीज होने जा रही है, सिनेमा घरों की जीनत बनने जा रही है, आप जाएं और ये मूवी देखें। अब ये ट्रेलर देखकर मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी रुका होगा। क्या जबरदस्त मतलब काम किया गया है, एक मिस्ट्री सी क्रिएट की गई है इस ट्रेलर में, जिसको देखने के बाद कोई भी नहीं रुक सकता कि वो मूवी देखने सिनेमा घरों का रुख ना करे। अब इस मूवी के अंदर जो किरदार हैं, उन्होंने ये किरदार किस तरह से निभाए, डायरेक्टर ने किस तरह से काम किया, प्रोडक्शन क्या थी, इस मूवी के अंदर जो तमाम लोग सिमट के आ गए हैं माशाल्लाह से, इतने बड़े हमारे
कैरेक्टर हैं जिन्होंने काम किया है, किस तरह से इतना ज़बरदस्त काम कर लिया, इस मूवी का बेसिक आइडिया क्या था, इस पर भी हमने बात करनी है। अब जिन लोगों का मैं तारुफ कराने जा रही हूँ, मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर तो सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर कर ही दिया था हमारे आज के मेहमान कौन होंगे, लेकिन अब मैंने तारुफ कराना है। मेरे लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट मरहला है कि मैंने उनके नाम के साथ क्या जोड़ना है। एक्टर कहूँ, प्रोड्यूसर कहूँ, डायरेक्टर कहूँ, राइटर कहूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह सभी कुछ ही हैं वो। और इसके साथ साथ फिल्म में ज़बरदस्त किरदार निभाने वाले एक और मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप समझ ही चुके होंगे। अपने मेहमानों का तारुफ मैं करवाना चाहूँगी। हमारे साथ जी सरमद खूसट साहब मौजूद हैं, हमजा ख्वाजा साहब मौजूद हैं। अपने आज के मेहमानों को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? हमजा आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आज के मेहमानों का। और आज स्पेसिफिकली बात होने वाली है मूवी कमली के हवाले से। कमली ने सबको कमली कर दिया है, कैसे ये जादू जगा दिया सरमद आपने? जी देखिए, जादू ये वो है जो कोई एक बंदा नहीं कर सकता। एक पूरी टीम के पीछे कई सालों की मेहनत होती है। सिनेमा मेरा ख्याल है हमारे यहाँ उसका एक शुरू से चार्म और कल्चर रहा है। बिल्कुल। आपके यहाँ वैसे भी आप देखें, आपके यहाँ से मुराद हमारे अच्छा, यहाँ। आई एम सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। चार्म के साथ साथ अब सिनेमा एक चैलेंज भी था। एब्सोल्युटली बहुत बड़ा चैलेंज था उसको रिवाइव करना। जी, क्योंकि देखें एक वक्त तक तो यही था, आप बाहर जाके 2-3 काम कर सकते थे। आप सिनेमा जा सकते थे, आप कहीं खाना खा सकते थे, या जब क्रिकेट सीज़न आता था तो आप मैच देख लेते थे। बाकी मतलब गर्मी मौसम पार्क्स वगैरह में लोगों के पास इतना सो आई एम सेइंग कि इतने कम अपॉर्चुनिटीज़ थे। तो मैं बचपन से सिनेमा का बहुत फ़ैन रहा हूँ। और सिनेमा से मुराद फिल्म नहीं, सिनेमा यानी एक फ़िल्म को एक बड़े पर्दे पे बहुत से लोगों के साथ मिल के देखना। बिल्कुल। सो चैलेंजिंग था जी, लेकिन मेरा ख्याल है एक जिम्मेदारी भी होती है आप पे। सो बड़े अरसे से यही सोचा था कि जी फिल्में बनानी है, तो अब ये दूसरी फिल्म है हमारी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त फिल्म, उसकी तरफ तो आएंगे। हमजा आपने माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त किरदार निभाया, कैसा लगा आपको? सो इट वाज मेरे लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। सो मेरी पहली अपॉर्चुनिटी थी टू वर्क इन सच अ बिग with the big cast and on the big screen. So the first time I got the chance to do this, and जिस टीम के साथ मैंने ये मौका निभाया, I was lucky enough to have them around me, क्योंकि उससे एक्सपीरियंस एक तो बहुत ज़्यादा रिफाइन भी हो गया, and I'd say I'm very lucky to be in this project. सही। अच्छा जी, मैंने सबसे पहले ना सरमद आपसे ट्रेलर पे बात करनी है। बड़ी मिस्ट्री सी क्रिएट की गई है, वो जो साउंड है और जिस तरह से हम देख रहे हैं एक एक सीन है, मतलब कैसे डिसाइड किया? ये तो खिंचा चला जा रहा है सब लोग इसकी तरफ, क्या होगा, फौरन भाग के देखने जाए मूवी? देखिए ट्रेलर, जिस तरह फिल्म बनाना या ड्रामा बनाना एक आर्ट है, मुझे लगता है उसका ट्रेलर बनाना उससे भी बड़ी जिम्मेदारी और आर्ट होती है। क्योंकि ना आप उसको उस कहानी की समरी की तरह सुना सकते हैं, ना आप उसमें बहुत ज़्यादा कुछ दिखा सकते हैं, राइट। सो हमने ये सोचा जी ये कहानी एक मिस्ट्री का एलिमेंट है इसमें। हाँ। रोमांस, मिस्ट्री और ड्रामा, ये 3 चीज़ें हैं। सो ये जब हमने इसको रिलीज़ किया, आई वॉज अनश्योर। हमने इसको टीज़र ट्रेलर कहा। हाँ। क्योंकि मुझे लगा हो सकता है 1-8 महीने में हमें डायलॉग वाला, या जिसके अंदर एक आम तौर पे जो ट्रेलर बनता है जिसमें गाने का भी टुकड़ा आ जाता है, शायद बनाना पड़े। हाँ। बट इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह जो रिस्पॉन्स आया और ट्रेलर ने लोगों को वही एक इंटरेस्ट पैदा हुआ कि वो देखना चाहते हैं जाके। सो वी डिसाइडेड दैट्स फाइन, वी डोंट नीड टू पुट अनदर ट्रेलर। बस जो हमें चाहिए था वो हो गया इसमें। लोग टीज हो गए हैं। सही। व्हाई कमली? नाम क्यों रखा कमली? ये अब आपको फिल्म देख के पता चलेगा। बहुत सारे लोग तो फिल्म देख भी चुके हैं, मतलब मैं अभी रह गई हूँ जो कुछ मसरूफियात की वजह से नहीं जा सकी, लेकिन इंशाल्लाह मैं भी बहुत जल्दी देखने वाली हूँ। लेकिन इसके बिहाइंड आपका क्या आइडिया था ये नाम? देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको ख़ास तौर पे उस ज़बान की एक समझ बूझ या उस कल्चर की जान पहचान होनी चाहिए, राइट। कमली के 2-3 मतलब हैं, उर्दू में एक मतलब है, पंजाबी में एक मतलब है। मैं वो मिस्ट्री भी छोड़ना चाहता था। बाकी पंजाबी को मुझे लगता है कि पिछले 4-5 साल से मुझे एक गिल्ट होना शुरू हो गया कि मेरी मादरी ज़बान, जो मेरी माँ की, मेरी नानी की, मेरे घर पे बोली जाने वाली ज़बान, उसको मैंने ओन नहीं किया। उसके अंदर मैंने वो प्राइड नहीं लिया। तो जब आप पंजाबी
थोड़ी बहुत जो मैंने पढ़नी शुरू की, तो कमली के पीछे बड़ी दास्तानें हैं। लफ्ज़ कमली के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। प्यार से भी कहा जा सकता है, गुस्से से भी कहा जा सकता है, एक ज़हनी कैफियत भी है, एक माशरे की कैफियत भी हो सकती है, राइट। तो आई फील, और उर्दू में जब आप बात करते हैं तो किसी चीज़ को ढांपना, किसी चीज़ को कुछ उड़ा देना, राइट, तो वो भी एक आता है। तो आप जब फिल्म देखेंगी तो आई एम श्योर आपको उर्दू और पंजाबी दोनों के मानी कहीं ना कहीं समझ आएंगे कि एक वर्ड अपने अंदर कितना कुछ समेटे हुए आई होप सो। बिल्कुल ऐसे। अच्छा हमजा, हमेशा से ख्वाब होता है कि मैंने फलां एक्टर के साथ काम करना है, बड़ी स्क्रीन पर आना है। ऑब्वियसली आपने भी ये तमाम ख्वाब सजाए होंगे, समझते हैं कि वो तमाम ख्वाब पूरे हो गए? सो ख्वाब यह ज़रूर था कि फिल्म में एक्ट करना है, और वो बिल्कुल अल्लाह का करम है कि पूरा हुआ। बट सो अगेन दिस वाज समथिंग जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस लेवल या इंटेंसिटी पे होएगी, एंड इट्स अ वेरी ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस ओवरऑल। सही। सरमद, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, मूवी एक फुल पैकेज होता है, उसमें गाने, उसकी स्टोरी, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। माशाल्लाह से हम देख रहे हैं जब भी काम लेकर आते हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही डिफरेंट होता है। सो ये चैलेंज समझना कि गाने भी ऐसे हों कि भाई एक दफ़ा कोई रुक के देखे, स्टोरी भी ऐसी हो, कैरेक्टर भी ऐसे हों, तो कैसे डिसाइड किया कि फ़लाँ कैरेक्टर इस पे सही बैठेगा, ये गाना ये फ़लाँ निभा अच्छा सकेगा? बहुत मुश्किल होता है ये सब करना। कोई भी काम जब आप जिम्मेदारी से करते हैं, मुझे लगता है पहली शर्त होती है तहम्मुल। हाँ। यू नो, उस काम को जो उसका जायज़ हक है, उसका वक्त उसको दिया जाए। फिल्में जैसे मैंने कहा सालों लग जाते हैं बनाने में। सो कई दफ़ा वो होता है एक आइडिया आता है, लेकिन ये नहीं कि अब आपने सफ़े काले किए और 2-3 दिन में आपने कहा जी ये गाने बनेंगे, इसको रखेंगे। तो ये कई महीनों तक तो सिर्फ एक स्क्रिप्ट के फेज़ में काम होता रहा। सही। जब ये क्लैरिटी आ गई कि इसमें म्यूज़िक होगा, मैंने कहा नहीं, मैं थोड़ा सा इल्ज़ाम मेरे पे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा आप वो वाली फ़िल्में और कहानियाँ सुनाते हैं जिनमें वो इंग्रेडिएंट्स नहीं होते जो लोग देखना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, इंग्रेडिएंट्स भी होंगे, 6 गाने होंगे फिल्म में, लेकिन उन गानों को किस तरह से दिखाना है वो फ्रीडम मेरे पास होना चाहिए। सही। तो फॉर्मूला मैंने कहा मैं फॉलो नहीं, लेकिन एलिमेंट्स मैं उठाऊँगा। सही। सो वी जस्ट गिव इट टाइम। आई फील कास्टिंग की जहाँ तक बात है, सबा कमर ज़मान हो, निम्रा बुच्चा हो, सानिया सईद हो, उमैर राना है, इवन हमज़ा के केस में जब आप इन सब का काम देखेंगे तो अगर तो किसी को कोई एतराज़ उठता है कि ये इस रोल में ठीक नहीं लग रहा कोई, तब तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं बयान करूँ कि हाँ क्या वजह थी। लेकिन टैलेंट, वाइब लोगों की, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जितना लंबा सफ़र होता है, आई फील उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पूरी टीम एक दूसरे के साथ जेल कैसे कर रही है। बिल्कुल आपने सही कहा। इन सब से दोस्ती भी है। और ये अपने काम के जिन है सब लोग, मुझे लगता है। तो सबा कमर की एक्टिंग की तो मैं खुद बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आई होप कि सबा कमर भी यहाँ होती तो मेरे ख्याल से 4 चांद लग जाते। खैर, नर्वस नहीं हुए कि सबा कमर के साथ मैं काम कर रहा हूँ, इतने बड़े बड़े नाम इस फिल्म में मौजूद हैं, बार बार होता है सम टाइम आपको मुश्किल हो जाता है काम करना, एक वो प्रेशर सा आ जाता है, कहीं फील किया ये प्रेशर? सो नर्वसनेस बिल्कुल हो सकती थी, बट इसके अंदर मेहनत और काम बहुत ज़्यादा गया है। एक बहुत बड़ी ड्यूरेशन थी टाइम की जिसके अंदर रिहर्सल्स चली थी, अगेन फॉर द सेम रीज़न कि वो नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए। और एंड द वे सरमद स्ट्रेटन दैट आउट, इट वाज अगेन समथिंग दैट आप लोगों को स्क्रीन पे भी नज़र आएगा। सो नर्वसनेस का एलिमेंट बिल्कुल अगर था भी तो ख़त्म हो गया। हाँ भी तो ख़त्म हो गया। हमज़ा's केस आई वुड आल्सो से कि जब कोई इंसान इरादा कर लेता है ना, तो फिर रास्ते आसान होना शुरू हो जाते हैं। सो जब इसने ये इरादा कर लिया कि मुझे करना है, फिर आई थिंक शुरू के 2-3 दिन थे जब हम रिहर्सल्स और रीडिंग्स कर रहे थे, जब मुझे लगा थोड़ा सा नर्वस हुआ, बिकॉज ऑफ कोर्स मतलब सबा को भी काम करते हुए कई साल हो चुके हैं, सानिया, निम्रा, एंड पहली फिल्म है आपकी, आप बिल्कुल नए हैं, तो कोई भी नर्वस होगा। और वहाँ पे आई वुड आल्सो से कि दूसरे एक्टर्स लाइक सबा ने जिस तरह से फिर हमज़ा के साथ मतलब एक पूरा एक ओन किया इस चीज़ को कि नहीं ये मेरा कैरेक्टर है, मेरी फिल्म का, और मुझे इसके साथ मिल के कहानी सुनानी है। बिल्कुल। सो इट वाज वेरी एक्साइटिंग टू वॉच ऑल्सो दैट प्रोसेस। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, सानिया ने ज़बरदस्त काम किया,
सबा ने ज़बरदस्त काम किया। अब उस स्टोरी के अकॉर्डिंग कैरेक्टर फिट बिठाना बहुत बड़ा काम है। किस तरह डिसाइड किया कि ये स्टोरी है और ये लोग होने चाहिए, मतलब वाई सबा कमर, वाई सानिया सईद, कैसे डिसाइड किया आपने? I would also repeat myself. I'll say why not Sabaa Qamar and why not Sania Saeed. कास्टिंग भी ना उसका मुझे कभी समझ नहीं आई कि आपका वो क्या वक्त होता है जब आपको लगता है कि ये ठीक फैसला हो। आई फील किरदार जब आपसे खुद बोलना शुरू हो जाए, जब आपको ये यकीन हो जाए कि जो कागज़ पे लिखा गया है ये ठीक है, अब हम इसको नेक्स्ट स्टेज तक ले जा सकते हैं। सानिया के साथ मैंने बहुत काम किया हुआ है, सबा के साथ भी, निम्रा बुच्चा, उमैर राना और हमज़ा दो ऐसे लोग थे जिनके साथ काम नहीं किया हुआ था, लेकिन उनके साथ फिर एक प्रोसेस जो चला उसमें इट ऑल स्टार्टेड मेकिंग सेंस। मैंने अपना काम बस वहाँ तक करना था कि जी एक प्रेपरेशन कर दी, बाकी एक एक्टर जब आपका स्क्रिप्ट लेके आपकी थॉट को लेके जो डिलीवर करता है उसमें मेरा ख्याल है 80% उसका अपना काम होता है। बिल्कुल आपने जब आप ख़ास तौर पे इतने सेफ हैंड्स में हो, सो आई थिंक कई दफ़ा तो मुझे होता था मैं टेक देख रहा होता था और मैं सिर्फ एडमायर कर रहा होता था कि एक्टर्स कर क्या रहे हैं, यू नो, बिकॉज ये वाले एक्टर्स नहीं है जहाँ मुझे जाके लाइन रोक रोक के बताना पड़े कि ये लाइन यूँ बोलनी है, ये लाइन यूँ बोलनी है। सो उनकी अपनी डेडिकेशन, अंडरस्टैंडिंग, तजर्बा, वो बहुत एक कायनात है पूरी उनके अंदर। बिल्कुल। अच्छा मुझे हमजा ये बताइएगा, डांट पड़ी ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग या लेट आने पर या दोबारा टेक्स करने पर? सरमद को आपने कैसा एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर लिया? So Sarmad is not only a director, मेरे लिए तो he's a teacher as well and a mentor as well. टीचर से तो डांट पड़ती है भाई, तो सबको पड़ती बिल्कुल है। जो उस्ताद होता है वो डांटता भी है, प्यार से भी समझाता है, बट अच्छा उस्ताद वो होता है जो इस चीज़ का बैलेंस बहुत अच्छी तरीके से जानता है, एंड आई थिंक Sarmad did that pretty well. और डांट पड़ती भी थी तो उसके बाद एक और उससे ज़्यादा ज़ोर से होता था कि अब काम और बेहतर करना है। बट कम थी हमजा, डांट बहुत कम। अगेन यस कम थी, बहुत बट कम थी। बहुत कम थी, सबसे that's ज्यादा true. सरमद गुस्सा किस बात पर आता है? किसी के लेट आने पर, मिसमैनेजमेंट पर, या कोई बार बार टेक करे, मतलब किस चीज पर सबसे बार बार टेक करने पे बिल्कुल गुस्सा नहीं ठीक आता। है। मुझे इसलिए नहीं आता कि Best आना अगर चाहिए तो बस। बार बार टेक सिर्फ इसलिए हो रही है कि आप अपना काम सीरियसली नहीं कर रहे, तो वो केस यहाँ पे था नहीं। ठीक, मुझे पता था कि अगर एक्टर्स की तरफ से रीटेक हो रहा है तो वो चाह रहे हैं कि वो उसको बेहतर से बेहतर बेहतर बनाए। करें। हाँ, ये जो छोटी छोटी चीज़ें बाकी हैं, वक्त की पाबंदी के बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती। प्रोफेशनलिज्म, ऑर्गेनाइजेशन, ये वो चीज़ें हैं जिनसे मैं चिढ़ता हूँ। क्योंकि एक फिल्म सिर्फ शूटिंग वाले दिन नहीं बनती, उसके पीछे कई महीनों की, कभी कभी सालों की मेहनत होती है। तो मैं बहुत ज़्यादा पेपर वर्क में, प्लानिंग में बिलीव करता हूँ। तो जब हम इतनी प्लानिंग, इतने रिहर्सल्स और वो सब करके जाते हैं, तो देन आई वांट कि मेरा क्रू, मेरी कास्ट, मैं खुद, हम सब अपनी ए गेम जो है ना वो ऑन रखें। बिल्कुल। तो वहाँ अगर छोटे छोटे कोई मसले होते हैं, शोर शराबा बिला वजह का नहीं पसंद। माई सेट इज़ अ लॉट ऑफ फन, बट लंच ब्रेक में, चाय की ब्रेक में जब आप वैसे गप्पे मार रहे हैं, मुझे खुद बहुत शौक है जुप्पे मारने का, मजाक करने का, बट जब काम हो रहा होता है आई वांट फोकस, साइलेंस। सो अगर वो चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं देन आई गेट अ लिटिल अनॉयड। हमजा मुझे कुछ चुप चुप और सीरियस पर्सनालिटी वाली लग रही है। कहीं पे गेस्ट बैठना पड़ जाए, मेरे लिए सबसे मुश्किल मरहला चुप करके बैठना होता है, तो ये मेरे ख्याल नहीं, से सो आई वुड से कि आई एम एन इंट्रोवर्ट। वैसे मैं थोड़ा शायद रिजर्व रहूँगा या क्वाइट रहूँगा, बट शायद ऑन स्क्रीन इट्स डिफरेंट। एंड दैट्स इम्पॉर्टेंट। पीपल थिंक कि जो लोग ऑन स्क्रीन जिनको काम करना होता है तो शायद वो बहुत बातूनी होंगे, वो हर वक्त शोर मचाते होंगे। दैट्स ऑल्सो स्टीरियोटाइप। बिल्कुल। हमजा इज़ क्वाइट, बोरिंग सीरियस, बट ही थिंक्स एंड ही इज़ अ गुड लिसनर, जो मेरे हिसाब से एक एक्टर की बहुत अच्छी क्वालिटी होती है बिल्कुल कि आपने सही अच्छे कहा। बोलने से ज़्यादा अच्छा सुनना आना सुनना, चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। सो दैट आप जो डायरेक्शन मिल रहा है वो एब्जॉर्ब कर सकें। एक सीन के अंदर दूसरे एक्टर को सुनना कहीं ज़्यादा अहम एक्टिंग है एज अपोज टू कि खाली डायलॉग बोलना है। बिल्कुल आपने सही सो ही कहा। इज़ अ गुड लिसनर। सही। अच्छा, मैं कुछ सीन्स देख रही हूँ, बहुत मुश्किल जगहों पर भी हुए हैं। आपको ऑब्वियसली एक पूरी फिल्म बनानी है, कुछ मुश्किलात भी आती हैं, क्या समझते हैं कौन कौन सी ऐसी मुश्किलात थी, कौन कौन सा ऐसा टफ टाइम था? वेदर कंडीशंस आपको देखनी पड़ती हैं, टाइम लिमिट्स आपको देखनी पड़ती हैं, कैसे किया सब कुछ मैनेज? ऑल ऑफ दीज जी, ऑनेस्टली। आप ये शॉर्ट्स की
ज़रिए अंदाज़ा होगा कि सहूलियात बहुत हों। लिमिटेड सहूलियात होती है। सो इधर बहुत दफ़ा पैदल चल चल के पहाड़ों में उतरना पड़ता, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की वो ट्रैकिंग होती थी, जिसमें सबा कमर को भी जाना है, हमज़ा को भी जाना है, मुझे भी जाना है, कैमरे वालों को भी जाना है। और मेरा क्रू जो था उसमें तकरीबन जो मेन क्रू था 60% जो पॉपुलेशन थी वो ख़वातीन की थी। अच्छा, ग्रेट। द प्रोड्यूसर इज़ माई सिस्टर कवल, माई आर्ट डायरेक्टर इज़ इरम सना, माई राइटर फातिमा सत्तार, माई एडीज़ Sundus, Mahanur, our costume person, Zoya, Madiha on makeup, Zoya, the makeup assistant, you know, and our choreographer, Jillian. अब ये वो एक बहुत बड़ा मेरे लिए रिफ्रेशिंग चीज़ थी कि आप कहते हैं अच्छा ये तो वो काम है जी जो बंदे ही करते होंगे ना, हाँ, कमांडो स्टाइल काम है ये करना, you know. But no, these women, they were leading, these women, वो सबसे आगे होती थी जबरदस्त। और ये मतलब जंगजू अंदाज में, और सब ने किसी ने अपना बैग भी पकड़ा हुआ है और कोई कैमरे की भी चीज़ पकड़ी हुई है, बिकॉज यू नो इतना सामान होता है। हालांकि 70-80 लोग होते थे, लेकिन हम सब एज ए टीम सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते सो इट वाज टफ। बट वही होता है कि जब आप मिल के कोई काम करते हैं और सबकी नीयत एक होती है तो कहीं फिर मुश्किल होती भी थी। सारा दिन शूटिंग करने के बाद जब हम पहाड़ सुबह उतर के गए शूटिंग की, शाम को जब वापस पहाड़ को देखते थे तो उस वक्त हौसला जो है ना वो गिर जाता था कि वापस भी जाना है ऊपर, वापस भी जाना है, और फिर अगले दिन शायद दोबारा भी आना है। लेकिन ये तमाम चीज़ें भूल जाती है जब आपके काम को सराहा जाता है, पसंद किया जाता है, तो वो तमाम हार्डशिप, वो तमाम मेहनत जब आपकी रंग लेकर आती है तब आपको ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो है वो ऑब्वियसली याद तो रहती है, लेकिन जब आपकी कामयाबी के चर्चे होते हैं तो वो कम पड़ जाती हैं। खैर, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ ही मौजूद है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला की कुदरत नज़र आती है और कुदरत के ये हसीन मनाजिर आपने किस तरह कैच किए हैं बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में। मतलब मेरे से ज़्यादा इसमें मेरी टीम, बिल्कुल, अवैस गौहर, माय सिनेमाटोग्राफर, उनकी पूरी टीम, प्रोडक्शन डिज़ाइन के लोग, मतलब वही कि जो आप पर्दे पे देखते हैं, बस मैं यही कहूँगा कि इसके पीछे कई इंसानों के जहन, उनके दिल, उनकी अपनी फ़िज़िकल मेहनत, उनका वक्त और पैसा। कितना टाइम लगा पूरी मूवी में? अगर मैं बिल्कुल स्क्रिप्ट से लेके बात करूं आज क्योंकि तक, देखने वालों को तो लगता है एक स्क्रीन पे हम मूवी देख रहे हैं, 3 घंटे में 2 घंटे में ये कंप्लीट हुई और बस बात खत्म। इसके पीछे एक लंबी मेहनत फ्रॉम है। स्क्रिप्टिंग टू नाउ, हमने 2018 में इस पे काम करना शुरू किया था, 2019 में हमने इसको शूट किया, उसके बाद 2020 के शुरू तक वो होता रहा और ये अब रिलीज़ हुई है, तो आप देख लें तो 3 साल तो लग ही गए तकरीबन। तो 3 साल की ये मेहनत, इतने लोगों की मेहनत जो है वो माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त काम है, ज़रूर आप लोगों ने भी देखने जाना है। हमजा, अब ये आपने अपनी जो लुक बनाई ये खुसूसी मूवी के लिए बनाई कि इससे पहले भी गेटअप ऐसा ही था? आई थिंक इत्तेफाकन कोइंसाइड किया, तब मैं बाल अपने बढ़ा रहा था और उस टाइम पे ही दिस ऑडिशन केम अप, तो वो एक के लिए इत्तेफाकन चीज़ भी थी एंड इट आल्सो माइट हैव प्लेड a very big part in looking the part for I the must character. say कि नए टैलेंट को इस तरह से बड़ी स्क्रीन पे लेके आना ये एक रिस्क भी होता है, एक चैलेंज भी होता है, फिर ड्रामा भी नहीं मूवी में। तो कैसे आपने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया? आपको लग रहा था कि हमजा वो कैरेक्टर परफेक्टली निभा सकेंगे? हमजा में मुझे वो नज़र आया, अमल तास जो कैरेक्टर ये कर रहे हैं, सो डेफिनेटली पहला तो वो था। दूसरा, महज नया होना मेरा ख्याल है क्वालिटी नहीं है, नए बंदे के अंदर वो लगन, वो शौक़ होना और फिर उसका उस मेहनत के लिए तैयार होना, जो कि हमजा में 110% मौजूद था। वही कास्टिंग जैसे हम बात कर रहे थे, आपको नहीं लगता कि जो आपने लिखा है वो कब और कहाँ आपको एकदम किसी में वो किरदार नज़र आने लग जाएगा। सो विद दिस कैरेक्टर आई वाज श्योर कि इट हैज़ टू बी अ न्यू एक्टर, बिकॉज वो उसकी एक मिस्ट्री है और वो आहिस्ता आहिस्ता वो खुलती जाती है। सो आई न्यू कि कोई नोन एक्टर में मुझे वो नज़र नहीं आ रहा था। सो व्हेन आई सॉ हमजा, जब इनका ऑडिशन हुआ और कई राउंड्स हुए ऑडिशंस के, सो देन दे केम अ पॉइंट जब पीपल लाइक नो दिस इज अमल तास। यानी हम ये देखने वालों को मैसेज दे सकते हैं, हमजा आज हमारे साथ बैठे हैं, कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आपके अंदर कुछ है तो बस आप छा सकते हैं। जी जी, बस आपके अंदर लगन होनी नियतें चाहिए। साफ तो तो हमजा बेड़े हमारी पार। जिंदा मिसाल यहाँ पे बैठे हैं, तो जो लोग कुछ करने की लगन रखते हैं, वो चाहे एक्टिंग है, वो चाहे सिंगिंग है, मेहनत होनी चाहिए, तो फिर आप बस छा जाते हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें, ये मेहनत, ये लगन
जो हम आप में भी सरमद देखते हैं, ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? आपके वालिद साहब को माशाल्लाह हम देखते हैं, ज़बरदस्त काम उनका। आज भी वो पीटीवी के ड्रामे तमाम लोगों के लिए एक वो किरदार जो इरफान खुसर साहब ने निभाया, हमेशा वो जिंदा रहेगा। बहुत बड़ा नाम आपके साथ जुड़ा है और उस नाम को जिस तरह से आप माशाल्लाह से लेके चल रहे हैं, मुकम्मल इंसाफ कर रहे हैं उसके साथ। कितनी मेहनत करनी पड़ती है इस नाम को साथ जोड़ के रखने में, साथ लेके चलने में? अब सिलसिला तो जी अब्बा से भी पहले का है। सुल्तान खुसर जो मेरे दादा थे वो भी फिल्म, रेडियो और थिएटर में काम करते थे। एक जिम्मेदारी होती है और कई दफ़ा आपको थोड़ा सा उस जिम्मेदारी के बोझ में आप दबते भी हैं, बिकॉज़ आप कोई भी काम बग़ैर बस मतलब उस मेहनत के और उस जिम्मेदारी के एहसास के बगैर नहीं कर सकते। बट साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि एक शर्फ की और एक खुशकिस्मती की भी बात है। बिल्कुल आपने सही कहा कि और बड़ों की जो आपकी ज़िंदगी में प्रेजेंस है वो मतलब उसके बारे में तो क्या ही बंदा कोई कहे। alternate वो बड़ों नहीं का जो होना है वही काफ़ी होता बिल्कुल सही है। कहा। उनकी दुआ, उनका साया, उनका मौजूद होना। और फिर मैं अब्बा वही से कहूँ, टिप्स लेते रहते हैं अभी भी? जी जी बिल्कुल। टिप्स क्या, मैं वो मेरे सबसे बड़े नाक़िद भी हैं। अच्छा। सबसे ज़्यादा हार्श नाक़िद हैं वो मेरे, मतलब क्योंकि कोई लगी बंधी वो नहीं रखते। सही। और सबसे ज़्यादा जो अप्रिसिएशन है वो भी उन्हीं से मिलती है। लेकिन वही कि मैं समझता हूँ आपका टैलेंट तो चलें, आप मेहनत कर सकते हैं, लेकिन बहुत सा कसूर उन जीन्स का होता है। तो मुझे अच्छी जीन्स मिल गई जी, एक आर्टिस्ट की जीन्स मुझे मिल गई, तो मेरी इससे ज़्यादा खुशकिस्मती क्या होगी। बिल्कुल आपने सही कहा। सो हमजा, आपसे एक छोटा सा मैसेज पहले चाहिए देखने वालों के लिए, फिर सरमद की तरफ में आऊँगी। क्या कहना चाहेंगे देखने वालों को? सो अगेन आई वुड से कि जो भी आप काम करें, जिस भी फील्ड में, एक तो वो दिलचस्पी से करें और पूरे दिल से करें। कभी आउटकम के बारे में आप अगर नहीं सोचेंगे तो आउटकम खुद ब खुद उसका भरपूर तरीके से सामने आता है। बट एक चीज़ जो करें उसके प्रोसेस को एंजॉय करें और उसको पूरी दिलगी से करें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सरमद क्या कहना चाहेंगे देखने वालों? रमज़ान में ऑनेस्टली ये सब बातें दोबारा एंडोर्स करना चाहूँगा। सिर्फ़ और सिर्फ शॉर्ट टर्म चीज़ों के बारे में सोचना, फ़ौरन कोई नतीजा हासिल करना, आजकल लोग वैसे नहीं। बहुत जल्दबाज हैं। बट आई थिंक उसका एहसास हम सबको हो जाता है। मतलब एवरीथिंग कैन नॉट बी एन इंस्टा स्टोरी, एग्जैक्टली। एवरीथिंग कैन नॉट बी अ नंबर ऑन यूट्यूब। यस। आप जो काम कर रहे हैं उसको करने का मज़ा लीजिए और किसी के काम को आप अपनी जो भी राय रखना चाहते हैं ज़रूर दीजिए, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इन्फ्लुएंस में किसी के साथ ये ज़्यादती करना कि ओहो मैंने ये सुना है, उसका काम तो ऐसा है वैसा है, आई थिंक वो हमें एक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कई सालों की मेहनत के बाद ये फिल्म आई है, 3 जून को रिलीज़ हुई है, अभी भी सिनेमाज में लगी हुई है। साथ ही मैं प्लग करूँगा, प्लीज़ सिनेमा जाइए और जाके कमली ज़रूर देखिए। ज़रूर देखिए, अपना फीडबैक ज़रूर दें। माशाल्लाह से इतने ज़बरदस्त लोगों ने जो काम किया है, ये आप ही लोगों के लिए काम करते हैं और दिन रात की मेहनत, ये जो पूरी एक स्टोरी सुनाई गई है, जो सरमद ने बताया किस तरह से मूवी के दौरान क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, किस तरह से ये लोग काम करते हैं, आप ही लोगों के लिए करते हैं ताकि आप लोग इस काम को देखें, सराहें और ये फनकार आप लोगों की दाद ही के लिए काम करते हैं। सो ज़रूर जाइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमजा आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। गुड लक, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त काम किया, इसी तरह से आप आगे काम करते रहें, छाए रहें। नाज़रीन, हम लेंगे एक ब्रेक, ज्वाइन करेंगे आपको ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम के हिस्से में हम सेगमेंट शामिल करने वाले हैं और सेगमेंट में जान लेते हैं आज के भाव क्या हैं। तो जी, हमारे रिपोर्टर हिस्नैन भाई मौजूद है, ओवर टू यू। सब्जी मंडी में अगर सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो जो सरकारी नरखनामा है और जो ओपन मार्केट में फरोख्त होने वाली जो सब्जियां हैं उनमें मामूली जो तजाद है वो देखने में आया है और जो शहरी हैं उनसे ये कहते हुए भी सुना जा रहा है कि जो सरकारी नरखनामे हैं उनके ऊपर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा। अगर सूरत हाल की या फिर रेट्स की बात की जाए तो जो सब्जियां हैं उनकी कीमतों में 5 से 10 रुपये का जो मामूली उतार चढ़ाव है वो देखने में आया है। अगर सरकारी नरखनामों के मुताबिक सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो जो आलू है जी वो 55 रुपये, जो प्याज है वो 71 रुपये, इसी तरह टमाटर
टमाटर जो है वो 67 रुपये, लहसुन चाइना जो है वो 200 रुपये किलो है, जबकि जो अदरक है वो 165 रुपये फी किलो सरकारी नरखनामे के मुताबिक बताया जा रहा है। और अगर बात की जाए ओपन मार्केट, तो ओपन मार्केट में आलू की जो कीमत है वो 50 रुपये है, प्याज जो है वो 80 रुपये, टमाटर 70 रुपये फी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह लहसुन चाइना जो है जी वो 250 रुपये, जबकि जो अदरक है वो 200 रुपये फी किलो तक फ़रोख्त हो रही है। दीगर सब्जियों की बात की जाए तो उनमें जो मेथी है सरकारी रेट 178 रुपये है, ओपन मार्केट में वो 180-190 रुपये फी किलो में फ़रोख्त हो रही है। शिमला मिर्च की जो सरकारी कीमत है 104 रुपये है, ओपन मार्केट में वो 100 रुपये फी किलो तक फ़रोख्त हो रही है। अगर बात की जाए यहाँ पर सब्ज़ मिर्च की तो 93 रुपये उसका सरकारी रेट है, ओपन मार्केट में वो 100-105 रुपये फी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। लीमू देसी 220 रुपये सरकारी कीमत है, ओपन मार्केट में 230 से लेकर 250 रुपये फी किलो तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह अगर बात की जाए जी टिंडे देसी जो हैं काले 145 रुपये उसकी सरकारी कीमत बताई जा रही है, ओपन मार्केट में वो 150 से 160 रुपये फी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह जो करेला है जी 70 रुपये बाज़ार उसकी जो सरकारी कीमत है, बाज़ार में वो 80 रुपये फी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। मटर जो हैं 197 रुपये उनकी सरकारी कीमत है। थैंक यू सो मच, आपने बताई सब्जियों की कीमतें। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचा इख्तिताम को। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, कल मुलाकात होगी, आपसे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।